समाजवादी, बीएसपी या कांग्रेस, बीजेपी की जुल्म का शिकार अगर कोई रहा है तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला होगा। तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। सेकुलरिज्म की बात करते हो, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को हम लात मारते हैं। अगर तुम सेकुलर होते तो आजम खान को ले जाकर के मैनपुरी से चुनाव जिता करके बता दो आज हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। 15-15, 20-20 साल बाद मुसलमान आतंकवाद के झूठे मुकदमों से जेल से बाइज्जत बरी होकर के आया। उसके खानदान, उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चों के बारे में कभी इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने सोचा? इनके एमएलए ने, धीरज ओझा ने हमारे साहब के ऊपर, अब्दुल्ला थे, कौन था साथ में, सलीम भाई थे, हमारे जिला अध्यक्ष बेचारे पगड़ी बांधे हुए थे, ये भी थे, संगठन मंत्री भी थे। इन लोगों ने लाठी से, हाथी से, कि वो लोग अपनी गाड़ी से पीछे से राइफल भी निकाल रहे थे। ओझा जी, इंशाअल्लाह ताला 2022 में तुम्हारा बोझा बन जाएगा। हम इस मर्तबा तुम्हारा बोझा बना करके तुम्हारी जो सार है ना उसी के अंदर तुमको फेंक दे। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर लड़ेंगे, सरकार तो नहीं बना पाएंगे, तो 100 सीटों पर आप इलेक्शन क्यों लड़ेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि 100 सीटों पर लड़कर के हम सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन सरकार किसी की भी बने, इंशाअल्लाह ताला उस सरकार को हम घुटने के बल लाने की ताकत रखते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 के बीच में बोलने वाला अगर कोई लीडर है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। 100 गूंगों को भेजना कोई मतलब नहीं है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुसलमानों की आवाज ना बन सके। मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी के खिलाफ जिसकी जबानें सूख जाती है, बोल नहीं पाता, ऐसे नुमाइंदे को उत्तर प्रदेश में भेजने से बेहतर है कि हम ऐसे लोगों को कभी वोट ही ना डालें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको याद होगा कि 1947 के बाद से मुसलमानों ने अपना कोई सियासी दल नहीं बनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रिफाए आम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया था दिसंबर के महीने में 1947 में, मुल्क की आजादी के बाद। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने कहा कि ऐ मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है, मुल्क के अंदर 2 सियासी पार्टियां हैं। एक पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है, दूसरी पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों, मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त जमात है, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी ना माने, मुस्लिम लीग के कायदीन को अपना कायद ना माने, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माने, कांग्रेस के लीडर को अपना लीडर माने। मुसलमानों ने लब्बैक कहा। उस वक्त के हालात के एतबार से यकीनन ये मुमकिन है कि मौलाना का लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही था कि मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के लीडर नेहरू को अपना कायद माना, इंदिरा को अपना लीडर माना, राजीव को अपना लीडर माना। मुसलमानों ने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं,
बल्कि 60 साल का इख्तिदार इस मुल्क का कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारत में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 30,000 से ज्यादा फसादात हुए और उन दंगों में सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान अगर किसी कौम का हुआ है, बिलाशुबा मैं ये कहूंगा कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का हुआ है। 2002 का दंगा यकीनन नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में हुआ, जिसमें 2 से 2,500 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। लेकिन एक और दंगा हुआ जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। 1969 में कांग्रेस की हुकूमत में गुजरात के अंदर एक फसाद हुआ जो 1969 में 18 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चला, जिसमें अनऑफिशियल डाटा है कि 5,000 मुसलमानों का कत्लेआम अहमदाबाद के अंदर हुआ। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। 48,000 लोगों का कारोबार चला गया, बेरोजगार हो गए, उनके कारोबार खत्म हो गए। इस दंगे का भी जिक्र होना चाहिए। 2002 का दंगा यकीनन नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में बीजेपी की हुकूमत में हुआ, लेकिन 1969 का दंगा भी कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में हुआ। अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 में समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तिदार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। अनऑफिशियल डाटा है कि 2,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 50,000 मुसलमान आजादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि 50,000 लोग अपना घर बार छोड़ करके रिफ्यूजी कैंपों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अगर आप बात करेंगे बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी की, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि इन तीनों पार्टियों की पॉलिसी अलग अलग है। इन तीनों पार्टियों का एजेंडा एक है। मुसलमानों को लेकर के इन पार्टियों की पॉलिसी भी एक है, उसमें कोई कमी नहीं। कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में मुल्क के अंदर 30,000 से ज्यादा फसादात हुए और फसादात दंगे उन इलाकों में हुए जहां मुसलमानों का कारोबार मजबूत था, जहां मुसलमानों की माशी हालात मजबूत थे। अब आप उन इलाके को देख लीजिए, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए कि मुरादाबाद में ब्रास का जो कारोबार था मुसलमानों के हाथ में था। अलीगढ़ के अंदर ताले का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियों का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। इन इलाकों में चुन चुन करके दंगे एक प्री प्लान मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत कराए गए ताकि मुसलमानों के कारोबार को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। आज से 50 साल पहले फिरोजाबाद जिस कारखाने का मालिक, जिस चूड़ी भट्टी के कारखाने का मालिक मुसलमान हुआ करता था, आज उसका पोता उसी कारखाने में नौकर बनकर के भट्टी में जाकर के कोयला झोंक रहा है। यह हालात मुसलमानों की हुई। जब जब इस देश की गैर सियासी तंजीमों ने आवाज उठाई कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमान मुख्य धारा से कट रहा है, इस देश की पार्टियों ने कभी सच्चर कमेटी, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी कुंडू कमीशन, कभी गोपाल कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमीशन का गठन किया। तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। लेकिन इन तमाम कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको भारत की सदन में न रखा गया, न किसी विधानसभा के पटल में रखा गया, बल्कि उस तमाम रिपोर्ट को उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई,
मुसलमानों की एक नहीं बल्कि कई इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें सबसे बड़ा वाकया जो हुआ 1992 6 दिसंबर को हुआ। मुसलमान 6 दिसंबर 1992 के बाद कांग्रेस पार्टी से नाराज हुआ, कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। होशियार आदमी मुलायम सिंह यादव 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं और ये नारा देते हैं कि ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारा रहनुमा हूँ, ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा, ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, मेरा साथ दो, हमारी सरकार बनेगी तो हम तुम्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था। समाजवादी पार्टी के चपरासी अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो जा करके तुम रात में अपने सीने पे हाथ रख करके सोच लेना कि मेरी बात में सच्चाई है या नहीं है, और तुम समाजवादी पार्टी के तारीख को उठा करके पढ़ लेना। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी का गठन किया। हमारे बड़ों ने एक मर्तबा फिर हमसे कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव के ऊपर हमें भरोसा करना पड़ेगा। हमने लब्बैक कहा, अपने बड़ों की बातों पर यकीन किया। मुलायम सिंह यादव को हमने अपना नेता माना, समाजवादी पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना, जबकि देश जानता है कि इस देश में सबसे धोखा देने वाली अगर कोई कौम है तो वो मुलायम सिंह यादव का समाज है। क्या मेरी बात गलत? सुबह आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी कौन मिलाता है? कौन मिलाता है? हम ये जानते थे कि ये मिलावटखोर है, हम जानते थे ये धोखेबाज है, लेकिन हमने फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानी। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। मैं जानता हूं, मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूं, हमारे जिले के लोगों का ज्यादातर कारोबार बाहर है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया में बड़े बड़े ताजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम है कि समाजवादी पार्टी जब बनी शुरुआती दौर में लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए की मदद मुलायम सिंह यादव को की, यानी कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को पैसे भी दिए, मुसलमानों ने वोट भी डाला, उनके झंडे और डंडों को अपने कंधों पर रख करके मुलायम सिंह यादव, मौलाना मुलायम सिंह यादव के जिंदाबाद के नारे लगाए कि नहीं लगाए? लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हमारे हालात में कोई तब्दीली आई? एक समाज के हालात में तब्दीली आई? मैं माजरत चाहता हूं मैं यादव भाइयों से, मैं आज ये बात कहने पर मजबूर हूं कि जब इलेक्शन आया तब मुस्लिम यादव की बात हुई, MY फैक्टर की बात हुई, M ने 20% वोट वाई को दिया, वाई की हुकूमत बनी। वाई ने हुकूमत बनने के बाद सारी हिस्सेदारी, सारी नौकरी किसको दी? सिर्फ वाई को दी, M को नहीं दी। मुझे अफसोस इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव ने अगर गलत किया था तो मेरा दूसरा वाई भाई जो ये जानता था कि M भाई की ताकत से आज वो सत्ता में है, तो उसको तो कम से कम आवाज उठाना चाहिए था कि मुसलमानों के साथ नेताजी आप नाइंसाफी कर रहे हैं, लेकिन वो भी खामोश था। क्यों? उसको तो आज यादव भी घूम घूम करके तो ही लोग कहते हैं कि हम बीजेपी की बीची में। कौन? एक यादव कह रहा है, एक मुसलमान कह रहा है। सरकार यादव को बनाना है और मुसलमान का चाहिए। सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी यादव को मिलेगी, मुसलमान को चपरासी की भी नहीं मिलेगी। यही ना? क्या मेरी बात गलत है? अगर आप हमारी बात की तारीफ करते हैं तो एक मर्तबा हाथ उठा करके तारीफ कीजिए कि मेरी बात सही है ना?
60% यादव उत्तर प्रदेश में, 20% मुसलमानों ने अगर मगर लेकिन नहीं आंख बंद करके समाजवादी पार्टी को वोट किया। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा इस प्रदेश के अंदर समाजवादी की हुकूमत बनी। 3 मर्तबा मुलायम सिंह यादव, 1 मर्तबा उनके लखते जिगर अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी जब बनी तो आजम खान, मुलायम सिंह यादव ने मिलकर के समाजवादी पार्टी बनाई। अगर समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव का खून पसीना बहा तो आजम खान ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना खून बहाया। क्या मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा नहीं हुआ? लेकिन क्या मुलायम सिंह यादव जेल गए? नहीं गए ना। मेरा सवाल उन लोगों से है जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ इतना बोलते हैं फिर भी इनको जेल नहीं होती। दूसरे दिन कहते हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। ये दोनों बात कहने वाले समाजवादी के चपरासी गलत कह रहे। लेकिन ये बताइए आप, ओवैसी कहां पढ़ करके आए हैं? ओवैसी से काबिल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई है? नहीं है ना। ओवैसी साहब तो नहीं कहे थे पार्लियामेंट के अंदर कि मैं चाहता हूं कि दोबारा मोदी जी इस सदन में चुन करके आए। मेरी शुभकामनाएं मोदी जी के साथ दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। किसने कहा था? किसने कहा कि मोदी जी को किसने अपने यहाँ शादी में इटावा में बुलाया था या हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बुलाया था? किसने बुलाया था? करीबी को देते हैं, रिश्तेदार को देते हैं, है ना। तो कौन किसका करीबी है शादी के कार्ड से मालूम हो जाता है। तो इटावा सैपई में जब शादी होती है तो वहां मोदी को दावत नहीं दी जाती। बीजेपी की बी टीम कौन है? कौन बोला था? कौन बोला था कि मुलायम सिंह यादव की धोती के नीचे खाकी लेकर है? याद कीजिए, किसने बोला था? आजवादी गया था तो उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव की धोती के नीचे खाकी नेकर है। अगर खाकी नेकर मुलायम सिंह यादव की धोती के नीचे था, उस वक्त फुल पैंट नहीं था, लेकिन उनके बेटे ने खाकी फुल पैंट पैजामे के अंदर के लोग हैं भाग करके बीजेपी में जाते। बीजेपी के लोग भाग करके कहाँ आते हैं? समाजवादी में आते हैं। भाई बीजेपी में है तो कम्युनल है, समाजवादी में आया तो इनके पास बाबा रामदेव का गौमूत्र है। चूंकि यादव है बाबा रामदेव, और तो मुझे नहीं मालूम कि वो गौमूत्र बीजेपी में छिड़कते हैं या गंगा जल छिड़कते हैं या पिलाते हैं। वहां जाकर के भ्रष्टाचारी फ्रेश हो जाता है। वो कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास? बैर कर। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस मुल्क के अंदर सरकारें किसी की भी रही हो, समाजवादी, बीएसपी या कांग्रेस, बीजेपी की जुल्म का शिकार अगर कोई रहा है तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला होगा। किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो किसके साथ हुई? कौन है दलित से बदतर? ये नाइंसाफी हमारे साथ क्यों हुई? यही सवाल है हमारा। आप हमको बीजेपी की बी टीम कहिए। हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है कहाँ है? आप जानते हैं, हैदराबाद। हैदराबाद पहले आंध्रा थी। हम 1960 में पहला इलेक्शन लड़े थे। उत्तर प्रदेश के लिए हम नए हैं, लेकिन हमारी पार्टी 1957 में बनी। 1960 में पहला इलेक्शन एमआईएम ने लड़ा था। बीजेपी को तेलंगाना या आंध्रा में पनपने नहीं दिया है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनके वालिदे मोहतरम या उनके दादा जान फख्र मिल्लत अलैहि रहमा की दूर अंदेशी है कि बीजेपी को हमने तेलंगाना या आंध्रा में खड़े नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जीत रही है तो ये बीजेपी की कामयाबी नहीं है, ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी की नाकामी है। इनके नेता नाअहल हैं, इनके नेताओं ने काम अच्छा नहीं किया, आवाम के भरोसे को तोड़ा, एक मखसूस तबके के लिए काम किया, सारे तबके को नाराज किया, तो जाहिर सी बात है लोगों ने इन्हें उठा करके 5 साल के बाद सिंहासन से फेंक दिया और ये इल्जाम हम पर लगाते। 2014 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हम नहीं लड़े थे ना, लड़े थे पार्लियामेंट का 2014 में। आपके बीच में एमआईएम पार्टी का कोई कैंडिडेट था, 2019 में था, 2017 में था, नहीं था ना? तो बीजेपी क्यों जीत गई भाई? 14 में भी जीते, 17 में भी जीते, 19 में भी जीते। किसने फायदा पहुंचाया समाजवादी बीएसपी के चपरासियों? किसने फायदा पहुंचाया बीजेपी को? 2017 का इलेक्शन तो उसको किसने जिताया? आप बताओ, किसने जिताया? 2017 में सपा कांग्रेस का अलायंस हुआ था ना? लखनऊ के अंदर बस पे यूपी को ये 7 पसंद है, कांग्रेसी लिखते थे 27 साल यूपी बेहाल बेहाल। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के बाद कांग्रेस का जब साथ छोड़ा तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कचरे के डब्बे में चली गई और मुसलमानों ने समाजवादी को छोड़ दिया है। 2022 में इंशाअल्लाह अगर हमने कचरे के डब्बे समाजवादी को डाल दिया तब अगली बार ये घुटने के बल चल के आएंगे। ओवैसी साहब, हमको कितनी सीट आप देंगे? हम गठबंधन करने को तैयार हैं। सेकुलरिज्म की बात करते हो, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को हम लात मारते हैं। अगर तुम सेकुलर होते तो आजम खान को ले जाकर के मैनपुरी से चुनाव जिता करके बता दो आज हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। 20% मुसलमान, 11% दलित और 4 से 3% यादव, बाकी का यादव चला गया था बीजेपी के साथ। कितना हुआ? 20 और 11 31, 4% यादव मिला के 35% वोट दोनों पार्टियों को मिला। अब बताओ समाजवादी पार्टी के लोगों, तुम जो इल्जाम हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देते हो, ये इल्जाम हमारे लीडर पर नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने 76% वोट सपा बसपा गठबंधन को दिया। अगर तुम ये इल्जाम लगाते हो बैरिस्टर ओवैसी पर, तो ये इल्जाम सिर्फ एक बैरिस्टर ओवैसी पर नहीं है, बल्कि इस प्रदेश में बसने वाले तमाम मुसलमानों पर इल्जाम है कि मुसलमान बीजेपी को वोट करता। ये इल्जाम है ना? एक दाढ़ी एक टोपी वाले को, 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, बावजू रहते हैं, कौम के लिए रोते हैं, तुम उन पर उंगली उठा रहे हो। दूध में पानी मिलाने वाला हौजे कौसर से नहा के आया है। वाह क्या बात है। समाजवादी पार्टी के नाम ने आज सेकुलर चपरासियों, आज जौनपुर में तुम्हारे भैया थे, 12 पार्टियों का गठबंधन है, तुम्हारे भैया के काफिले में 5000 लोग भी नहीं थे और हमारा एक मर्द मुजाहिद आया तो पैर रखने की जगह नहीं थी, 50,000 की भीड़ थी और तुम्हारे सारे एमएलए लगे, सारे एमपी लगे, जीते हुए हारे हुए 1 करोड़ की बस तुम लेकर के आए। कितना? 1 करोड़ की बस, लिफ्ट, ऊपर आते हैं तब कहते हैं काम बोलता है। इस बार इंशाअल्लाह ताला कचरे के डब्बे में जाकर के आप बोलेंगे कि काम बोलता है।
हम राजभर की मीटिंग कराए ओवैसी साहब से, होटल लेमन ट्री में बैठे, मुलाकात हुई, मीडिया में चला। पीले वाले चाचा फेमस हो गए पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। भाई पियर के चाचा को कोई जानता था? 19 साल से पीले वाले चाचा ने पार्टी बनाई और 19 साल में जब बीजेपी की गोद में जाके बैठे तब जाकर के खुद जीत करके आए, वरना 19 साल में खुद भी नहीं जीत पाए थे। और उसी बीजेपी के साथ थे जिस बीजेपी ने शमशान, कब्रिस्तान, कठुआ, पाकिस्तान, उसी बीजेपी के साथ ये भी थे। जैसे ही ये अखिलेश के पास पहुंचे, गौमूत्र पिया या गंगा जल मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनकी जबान से भी हमारे खिलाफ बात निकलने लगी। हम बैठे बीजेपी के हराने के नाम पे, चलो भाई ठीक है, हम भी तैयार हो गए। शिवपाल यादव के यहाँ हम गए, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, चंद्रशेखर और ओम प्रकाश राजभर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम 4 लोग। हम पे 5वां आदमी था, दूध में मक्खी, 5वां आदमी में। भाई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में अकेला तो वही हुआ ना। पैर के अल्लाह ने आपके छोटे भाई को इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। कि शिवपाल जी भी फोन करते हैं तो खैरियत लेते हैं, मिलने के लिए बात करते हैं। हम लोग वहां बैठे, बातें हुई, शिवपाल जी ने दर्द अपना सुनाया कि अखिलेश मुझसे बात नहीं करता। राजभर जी ने कहा कि मैं 3 बार मिल चुका हूं, वो तैयार नहीं हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम तो 350-400 सीट जीत करके आ रहे हैं। मैंने कहा सर, जो चौहान की पार्टी है, जो मौर्य की पार्टी है, क्या मौर्य वोट डालेगा बीजेपी को छोड़ करके इनको? बोले कतई नहीं डालेगा। मैंने कहा संजय सिंह चौहान की पार्टी का नाम कोई नहीं जानता था, इस गुब्बारे में हवा भर करके क्या मतलब है? 3% भी चौहान नहीं उत्तर प्रदेश में, क्या इनको चौहान वोट डालेगा? बोले नहीं डालेगा। फिर राजभर जी गए, बोले ठीक है मैं आखिरी बार मिलूंगा। गए राजभर जी, मिले आखिरी बार। अब आखिरी बार मिले तो वो हमारे लिए आखिरी हो गया, दोबारा हमसे ही मिलने को तैयार नहीं। अब वो चले गए, हमको भी छोड़ दिया, चाचा को भी छोड़ दिया, भागीदारी संकल्प मोर्चा को भी छोड़ दिया, चले गए। अब मुझे नहीं मालूम कि हेलीकॉप्टर का पैसा लखनऊ से मऊ जाने के लिए किसने दिया था, मैं नहीं जानता। वहां पे एक बड़ी सी रैली करवाए, वहां पर खड़े हुए और फिर बातें लंबी लंबी। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो कौन सी छड़ी है अखिलेश यादव के पास जो 2019 में 17% वोट लाए थे और 50% बीजेपी को मिला था। उस 50% पे पहुंचने के लिए वो कौन सी ताकत आपके साथ आ गई है जिससे आप बीजेपी को रोक पाएंगे? अगर आप हमारे सामने कैलकुलेशन रख दें तब हमारे समझ में आए कि आप बीजेपी को रोक रहे हो। रोक पाएंगे? अभी भी सर्वे में आ रहा है 41% बीजेपी को वोट मिल रहा है। 41% का मतलब समझ रहे? 2017 में 40% मिला था तो 325 सीट मिली थी। 41%। अभी बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार भी नहीं शुरू किया। उसके बाद इनके बस की बात नहीं है कि बगैर एमआईएम को मिलाए हुए ये बीजेपी को रोक सके। हम यही चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट तकसीम न हो और उत्तर प्रदेश में एक ही लीडर है, जिस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वही लीडर है जिसने अपनी पॉलिसी से तेलंगाना स्टेट में बीजेपी को पनपने नहीं दिया। जब तक वो नहीं बैठेंगे और एमआईएम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, कोई माई का लाल, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं रोक पाए। नहीं रोक पाएंगे ये लोग। हम मुसलमान का वोट चाहते थे, कांग्रेस या बीएसपी में ना जाए, वो एक जगह इकट्ठे होकर के आए, तब हम इनको आसानी से रोक सकते। ये गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों हमें और कहते हैं कि नहीं आपकी वजह से हमको बीजेपी को फायदा हो रहा है। अरे आप हमसे बात करने को तैयार नहीं है। 3% वालों से आप अलायंस कर रहे हैं। हमने भी ये फैसला कर लिया
100 सीट उत्तर प्रदेश में MIM लड़ेगी। शोषित वंचित समाज मोर्चे का गठन हम करेंगे। छोटी छोटी पार्टियों से हम बात कर रहे हैं। 100 पर MIM, 303 पर हमारा मोर्चा लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्द इस मोर्चे का ऐलान होगा। लेकिन इस मर्तबा मोर्चे की कन्वीनरशिप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ में होगी। अब हम किसी के लिए इस्तेमाल होना नहीं चाहते। अब बंदूक भी हमारी, कंधा भी हमारा और निशाना भी हमारा, और दुश्मन को ढेर भी हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना। दूसरी चीज, हमारे साथी हैं रानीगंज के जिला पंचायत सदस्य हैं अनिल सरोज साहब। एक किसी ओझा, क्या नाम उनका, धीरज ओझा। धीरज ओझा विधायक है रानीगंज से। अब ये हमारे संभावित प्रत्याशी है। उत्तर प्रदेश में पासी समाज की लीडरशिप नहीं है, तो पासी समाज भी बीजेपी के साथ चला जाता है। ये बात सच है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमने इस मर्तबा ये तय किया है कि हम सुरक्षित नहीं बल्कि जनरल सीट पर भी अपने एससी भाई को टिकट देकर के लड़ाएंगे, जो कि आज तक इस देश की किसी भी पार्टियों ने नहीं किया। हत्ता की बीएसपी ने भी, जो दलितों की हितैषी बनती है, उसने भी जनरल सीट से कभी एससी को टिकट नहीं दिया। आज इनका 40,000 वोटर है वहां पर। कितना? 40,000। रानीगंज है ना भाई, 40,000 पासी वोटर है। 25 से 30,000 वोट पोल होता है। 80 से 90,000 मुस्लिम वोटर है। 80 से 90,000, ये लोग कह रहे हैं 1,20,000, लेकिन 80 से 90,000 मुस्लिम वोटर है वहां पर। तो ओझा जी परेशान है कि ये जो वोटर है ये कहीं हमको ना वोट दे के इस मर्तबा इस पासी को वोट दे दे। तो इन लोगों ने क्या किया, इनके एमएलए ने, कौन ओझा है, धीरज ओझा, धीरज ओझा ने हमारे साहब के ऊपर, अब्दुल्ला थे, कौन कौन था साथ में, सलीम भाई थे, हमारे जिला अध्यक्ष बेचारे पगड़ी बांधे हुए थे, ये भी थे, संगठन मंत्री भी थे। इन लोगों ने लाठी से, हाकी से, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक आदमी कह रहा है शादी के पिंडाल के पास कि वो लोग अपनी गाड़ी से पीछे से राइफल भी निकाल रहे थे। ओझा जी, इंशाअल्लाह ताला 2022 में तुम्हारा बोझा बन जाएगा। हम इस मर्तबा तुम्हारा बोझा बना करके तुम्हारी जो सार है ना उसी के अंदर तुमको फेंक देंगे। और इस मर्तबा हमारा ये पासवान जनरल सीट से इंशाअल्लाह ताला जीत करके जाएगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम जाएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक जनरल सीट पर एक पासवान के बेटे को जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। हमको जो लोग कहते हैं कि हम एक फिरका परस्त जमात है, हम फिरका परस्त जमात नहीं है, बल्कि हमसे बड़ा सेकुलर कोई है ही नहीं। समझ रहे हैं ना। ठाकुर भी हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, यादव जी भी बैठे हुए हैं, पासवान समाज से भी बैठे हुए हैं, जाटव समाज से भी बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको ये बात समझा रहा था, सब मिला जुला करके एक आखिरी बात की, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जमहूरियत की, हमारा घर नहीं, हमारा बंगला नहीं, हमारा मदरसा नहीं, हमारे पैसे नहीं। अगर पैसा ताकत होता
तो अतीक अहमद के पास पैसा कम नहीं है। अगर पैसा ताकत होता तो मुख्तार अंसारी के पास पैसा कम नहीं है। गैर सियासी दल में रह करके अगर समाज मजबूत होता तो 5 बार के एमएलए अतीक अहमद और 5-6 बार के एमएलए मुख्तार अंसारी, समाज कितना मजबूत हुआ। लेकिन वो बात अभी नहीं, धीरे धीरे समझ में आई। अतीक भाई, मैं उनका ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की और पार्टी ने पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ उनको लिया। आज पूरे हिंदुस्तान में जहां लोग अतीक अहमद का नाम लेने से डरते थे, जो अतीक का नाम लेता था उसके घरों को गिरा दिया जाता था। आज हम फख्र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर पर अतीक अहमद की फोटो लगाते हैं। जिसकी मां ने दूध पिया है तो आकर के रोक करके बता दे। भाई मुसलमान है तो बाहुबली, इनका नेता है तो जनाब है, मोहतरम है, वो दूध का धुला है। तो मैं आपसे कह रहा था, जमहूरियत की, बैठ जाइए, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। दलितों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ इस देश में। आजाद हिंदुस्तान में जो सदन है ना, भारत का जो सांसद भवन है, उस सांसद भवन में 543 एमपी बैठते हैं। कितना? 543। 131 एमपी SC ST है, क्योंकि वो सीट रिजर्व है हिंदुस्तान में SC ST के लिए, यानी दलित समाज। बावजूद उसके इसी देश में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थुके। दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उनके कपड़े उतारे गए। वो शिकायत लेकर के प्रधान मुखिया के पास गया, थप्पड़ों से मारा गया। कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? दलितों की जिंदगी का मुकद्दर बन गया था, अपने घर की नहीं, पहले दूसरे के घरों की गंदगी को साफ करते थे। दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था। कब? जब इस भारत की लोकसभा में 131 एमपी दलित समाज का, बताइए मुझे कितना? 131। वो चाहे सरकार गिर जाए, वो चाहे सरकार बन जाए, लेकिन वो 131 एमपी दलित समाज का, वो समाज के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार, अन्याय पर अपना मुंह कभी नहीं खोला। तो मान्यवर काशीराम को पंजाब की सरजमीन से निकलना पड़ा और एक एक दलित बस्तियों में जाकर के यही कहना पड़ा कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जब तक तुम इस सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लोगे, ऐ मेरे दलितों, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े उतरते रहेंगे। तुम्हारे साथ न्याय नहीं होगा, तुम्हारे साथ अन्याय होगा, जुल्म होगी, ज्यादती होगा, उत्पीड़न होगा। क्या हुआ? जिसको लोग कहते थे मजाक लोग किए। जब ये काशीराम जी ने कहा कि 11% दलित हुकूमत बनाएगा, सत्ता की चाबी हाथ में लेगा, तो जैसे आज समाजवादी का मुसलमान हंसता है जब हम लोग डिप्टी सीएम की बात करते हैं। हंसता है कि नहीं हंसता? हंसता। और क्या कहता है कि ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। यकीनन जो सपने देखते हैं ना, वही मंजिल को पाते भी हैं। जिनको सपने नहीं आते वो मंजिल को कभी नहीं पाते। तो उसी तरह लोग काशीराम पर भी हंसते थे। उसी तरह जैसे आज हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम बीजेपी की बी टीम है, पुराना कांग्रेसी। दलित भी यही बात मान्यवर काशीराम जी को कहता था कि काशीराम बीजेपी को लगता है मजबूत कर देगा, कांग्रेस को हरा देगा। यही इल्जाम काशीराम जी पर लगा, लेकिन काशीराम जी ने अपने आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया। यहाँ से बात को सुना, यहाँ से निकाल दिया, अपने समाज को बेदार किया और कहा
कि उठो, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो। इसी चाबी से तुम इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। जिस कौम को लोग कहते थे गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम, वो कौम खड़ी हुई, मुत्तहिद हुई, काशीराम मायावती को अपना नेता माना, नीले परचम को अपना परचम बनाया और बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी बनाया। और आज एक बार दो बार नहीं, 4 बार अपने कौम की बेटी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कौन सा ऐसा थाना है जहां दलित का बेटा नहीं? कौन सा सरकारी दफ्तर है जहां दलित का बेटा नहीं? यादव का बेटा मिलेगा, दलित का बेटा मिलेगा, ठाकुर का बेटा मिलेगा, ब्राह्मण का बेटा मिलेगा। आपका बेटा कहाँ है? 27% जेल की सलाखों में, 14% देश में हमारी आबादी। हमको यहाँ तो रिजर्वेशन नहीं, जेल में बराबर मुसलमानों आपका रिजर्वेशन। ये नाइंसाफी नहीं है। 15-15, 20-20 साल बाद मुसलमान आतंकवाद के झूठे मुकदमों से जेल से बाइज्जत बरी होकर के आया। उसके खानदान, उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चों के बारे में कभी इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने सोचा? किसकी हुकूमत थी? मुजफ्फरनगर फसाद हुआ, किसकी हुकूमत थी? बताइए आप।